ज्वालामुखी समझते हैं मात्र 5 मिनट में। संपूर्ण टॉपिक को अपने शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से उदाहरण सहित समझेंगे मात्र 5 मिनट में। सबसे पहले देखते हैं ज्वालामुखी। जब पृथ्वी के अंदर का मेग्मा, लावा, गैस, राख और अन्य पदार्थ सतह पर विस्फोट के द्वारा निकलते हैं तो उसे ज्वालामुखी बनता है। ज्वालामुखी मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सक्रिय यानी एक्टिव वोल्केनो। इसके अंदर हाल ही में उद्गार हुआ होता है या फिर इसमें लगातार उद्गार चलता रहता है। दूसरा है सुप्त ज्वालामुखी। यह वर्तमान में शांत दिखाई देता है परंतु इसके अंदर भविष्य में उद्गार होने की संभावना बिल्कुल बनी रहती है। तीसरा है मृत ज्वालामुखी। इसका अर्थ होता है कि ये फिलहाल वर्तमान में मृत है और भविष्य में उद्गार होने की संभावना बिल्कुल न के बराबर होती है। उद्गार के आधार पर वर्गीकरण देखें तो पहला आता है हवाईयन उद्गार। इसके अंदर शांत प्रवाह होता है, लावा पतला होता है और दूर तक फैलता है और जिसके अंदर जो शंकु बनता है वो बहुत ही चौड़ाई तक फैला हुआ होता है। दूसरा है स्ट्रोम्बोली उद्गार। यह मध्यम तीव्रता वाला होता है, गैस और लावा के छोटे छोटे फुहारे बनते हैं। उदाहरण इसके हैं स्ट्रोम्बोली इटली और योको कैपिटल मेक्सिको। तीसरा है विसुएन उद्गार। इसका ज्वालामुखी विस्फोट अत्यधिक बड़ा होता है, गैस और राख का विशाल स्तंभ बनता है। उदाहरण इसकी है विसुवियस इटली और माउंट सेंट हेलेस यूएसए का। आकार के आधार पर देखें तो पहला है सिल्ड ज्वालामुखी। ये आकार में चौड़े और कम ढाल वाले होते हैं, लावा पतला होता है और दूर तक फैलता है। इसके उदाहरण है मौना लोआ, हवाई द्वीप, यूएसए। दूसरा है सम्मिश्रित यानी कंपोजिट ज्वालामुखी। यह ऊंचे अधिक ढाल वाला, इसकी संरचना परतदार, लावा गाढ़ा, उद्गार शक्तिशाली होता है। इसका उदाहरण है जापान का फ्यूजी और माउंट मेयोन फिलीपींस का। तीसरा है सिंडरकुंड ज्वालामुखी। यह आकार में छोटा होता है, तीव्र ढाल वाला होता है, राख लेपिली और कणों से निर्मित होती है। उदाहरण इसका है पेरिकुंटीन मेक्सिको। आगे है काल्डेरा। मतलब जब किसी ज्वालामुखी के अंदर बड़ा विस्फोट होता है तो उसके ऊपर ज्वालामुखी का जो मुख होता है जहाँ से उद्गार निकलता है वही विस्फोट के साथ में उड़ जाता है, तो जो उसके अंदर जो बड़ा गड्ढा बनता है उसको काल्डेरा कहा जाता है। इसके अंदर गड्ढा छोटा होता है तो उसे क्रेटर कहते हैं, वो गड्ढा बहुत ज्यादा बड़ा होता है तो उसे काल्डेरा कहा जाता है। उदाहरण इसके देखें तो क्राकाटोवा और टोबा है जो इंडोनेशिया के अंदर स्थित है। अभी देखते हैं ज्वालामुखी का वैश्विक वितरण, मतलब ज्वालामुखी कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। ज्वालामुखियों का डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम नहीं है, यह मुख्य रूप से प्लेट टेक्टोनिक से जुड़ा हुआ है। प्रमुख वोल्केनिक जोन्स देखें तो इनमें पहला आता है कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, मतलब अभिसारी प्लेट सीमा। मतलब जब एक प्लेट दूसरे प्लेट से टकराती है तो बाहरी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे धंस जाती है और इसके अंदर मेग्मा जनरेशन और वोल्केनिक एक्टिविटी की परिस्थितियां बन सकती है। दूसरा है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री यानी अपसारी प्लेट सीमा, जहां दो प्लेट्स परस्पर एक दूसरे से दूर खिसकती सकती है और वहां के नीचे का मेंटल का मटेरियल ऊपर आ जाता है और नई क्रिस्ट के निर्माण के साथ वोल्केनिज्म हो सकता है। और इन दोनों के अलावा कुछ हॉटस्पॉट्स भी होते हैं। कुछ वोल्केनिक रीजन सीधे प्लेट बाउंड्रीज पर नहीं होते, ये मेंटल की सतह के ऊपर होते हैं। जहां पर से सतह कमजोर होती है वहां से नीचे मेग्मा है वो दबाव बनाकर बाहर निकल जाता है। ये स्वतंत्र हॉटस्पॉट होते हैं जो प्लेट बाउंड्रीज के अलावा तलरूप पर कहीं भी मौजूद होते हैं। उदाहरण है हवाई। अभी देखते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। यह इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट जियोग्राफिकल कंसेप्ट है। पैसिफिक ओशन के चारों ओर टेक्टोनिक्स प्लेट्स बाउंड्रीज का एक विशाल बेल्ट है जहाँ अर्थक्वेक्स और वोल्केनिक एक्टिविटी बहुत महत्वपूर्ण है। इस बेल्ट में शामिल प्रमुख क्षेत्र हैं जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, न्यूजीलैंड, अलास्का, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, एंडीज रीजन ऑफ साउथ अमेरिका। इसलिए अगर कभी क्वेश्चन आए कि विश्व में ज्वालामुखियों का सर्वाधिक संकेंद्रण कहाँ पाया जाता है तो उत्तर होगा पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, मतलब परिप्रशांत महासागरीय पेटी। दूसरा है मिड ओशियनिक रीजेज, मतलब मध्य महासागरीय कटक। यहाँ पर प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती है और मेंटल से मटेरियल ऊपर आकर नई ओशियनिक क्रस्ट के निर्माण में योगदान करता है। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण मिड अटलांटिक रिज है। यह अटलांटिक महासागर के अंदर एस आकार में उत्तर से दक्षिण के अंदर फैला हुआ है। भारत के संदर्भ में देखें तो भारत में वर्तमान एक्टिव वोल्केनिज्म बहुत सीमित है, लेकिन वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स और एंशियंट वोल्केनिक एक्टिविटी का काफी बड़ा महत्व है। पहला है बैरन आइलैंड। यह अंडमान और निकोबार में स्थित है, भारत का एकमात्र वोल्केनो है। दूसरा है नारकोंडम। यह अंडमान सी में वोल्केनिक ओरिजिन का महत्वपूर्ण आइलैंड है, वर्तमान में एक्टिव वोल्केनो के रूप में नहीं माना जाता। और देखें तो दक्कन वोल्केनिक प्रोविंस है भारत के सबसे महत्वपूर्ण एंशियंट वोल्केनिक रीजन्स में से एक है। मुख्यतः बेसाल्टिक लावा फ्लोस होता है, विशाल क्षेत्र में लावा का फैलाव होता है, इससे दक्कन ट्रैप्स का निर्माण हुआ है और इसका संबंध प्राचीन बड़े स्केल पर वोल्केनिक एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा एक और है राजमहल वोल्केनिक प्रोविंस। यह पूरी भारत में एंशियंट वोल्केनिक एक्टिविटी से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ज्वालामुखी से बनने वाले प्रमुख स्थलरूप के अंदर वोल्केनिक कॉन्स, काल्डेरा, लावा प्लेटू, लावा डोम, बेसाल्टिक लावा प्लेन्स, वोल्केनिक आइलैंड्स है। यानी ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह को कंस्ट्रक्ट करने वाली प्रमुख जियोलॉजिकल प्रोसेस में से एक है। अभी ज्वालामुखी के प्रभाव और महत्व को समझे तो इसके विनाशकारी प्रभाव में जनहानि और संपत्ति का नुकसान तो है ही, इसके साथ जलवायु पर प्रभाव, द्वितीयक आपदाएं मतलब सुनामी, भूकंप, भूस्खलन जैसी आपदाएं होती है। इसके अलावा ज्वालामुखी विस्फोट के साथ में विषैली गैसों का उत्सर्जन होता है, जैसे सल्फर ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों के उत्सर्जन से वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इसके लाभकारी प्रभाव में देखें तो यह मिट्टी की उर्वरकता को बनाता है, मतलब उर्वरक मिट्टी पैदा करता है। ज्वालामुखी राख के अंदर खनिज तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं जो मिट्टी को अत्यधिक उपजाऊ बनाते हैं। खनिज और धातुएं मिल सकती है, भूतापीय ऊर्जा का बड़ा क्षेत्र बन सकता है। पर्यटन और अनुसंधान भी इसके अंदर प्रमुख रूप से है। आशा करता हूँ यह टॉपिक आपको बहुत ही कम
कम समय में अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ऐसे ही ज्योग्राफी रिलेटेड शॉर्ट एंड स्वीट कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कर लें काव्यांश इग्नाइट। धन्यवाद।